हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चूंकि आप सब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो तैयारी में बहुत सारी चीज़ों को आप जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को योग करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परीक्षा के उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात, यानी जब हम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे उसके बाद की वो जर्नी होगी। पर यहीं पर आपसे चूक हो जाती है। वो एक महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है अनुशासन। अनुशासन के बारे में अक्सर ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ऐसा ही लगता है, जबकि ये सही नहीं है। अनुशासन आपकी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद का विषय नहीं है, बल्कि आपकी परीक्षा के दौरान का ही विषय है, जिस समय आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कैसा अनुशासन होना चाहिए कि आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, मुख्य तौर से अगर आप आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उस लिए अनुशासन आपका कैसा होना चाहिए। आइए कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं। इन सब के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सब लोग अपनी रणनीति बनाएं। कुछ लोग परीक्षा में सिर्फ उतर जाते हैं, सिर्फ परीक्षा में उतर जाते हैं, मतलब वो परीक्षा देना चाहते हैं और वो परीक्षा देने के लिए बैठ जाते हैं और फॉर्म फिल कर देते हैं। केवल फॉर्म फिल कर देने मात्र से आपका काम नहीं बनेगा, यानी कि आपको अपनी परीक्षा की प्रॉपर रणनीति बनानी होगी। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ऐसे लोक सेवकों को अपने यहां भर्ती करना चाहता है, या ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो वास्तविक रूप में लोक सेवक बन सके। और हमारे समाज को, हमारे देश को अच्छा लोक सेवक चाहिए ही होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोक सेवा आयोग ऐसे ही व्यक्तित्व को खोज रहा होगा जो ठीक तरीके से, उनके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट व्यक्ति है उसको ही वो नियुक्त करें। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो एप्रोप्रिएट व्यक्ति का व्यक्तित्व आपके अंतर्गत, आपके अंदर है या नहीं है? तो उसको विकसित करना होगा उस दौरान, जिस दौरान आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये है। और इस चीज के लिए आपको कुछ खास रणनीति बनानी होती है, यानी कि इसको भी एक युद्ध स्तर पर तैयारी करने का प्रक्रिया देखा जा सकता है। आपको मालूम ही है कि यूपीएससी की परीक्षा जो है वो एक बहुत लंबा चरण है, बहुत बड़ा चरण है। यानी कि आईएएस अगर आपको बनना है या फिर आईपीएस बनना है, ठीक है, या फिर इस तरह से कोई दूसरे लोक सेवक पद को आप चयनित करना चाहते हैं, ज्यादातर तो सब इसी को ही चयनित करना चाहते हैं। तो अगर ये आपको बनना है तो निस्संदेह आपकी रणनीति जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बस आप 2024 की तैयारी करना है, मुझे ये एक सपना है मेरा, ये नहीं चलेगा। फिर उसके लिए जब फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म फिल कर देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। एक लंबा चरण है आईएएस आईपीएस बनने के लिए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब ये लंबी प्रक्रिया कितनी लंबी है अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5 साल लग जाता है। अब अगर किसी चीज को 1-1.5 साल तक आपको करना हो तो आपको लगता है कि शुरुआत में बड़े जोश रहते हैं लोगों के अंदर कि यार मतलब हम कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वीक्स गुजरते जाते हैं, जैसे जैसे मंथ्स गुजरते जाते हैं, सप्ताह गुजरते जाएंगे, महीने गुजरते जाएंगे, तो आपके अंदर वो जो उत्साह है उसकी कमी देखने को मिलती है। अब अगर आपके अंदर उत्साह की कमी देखने को मिल रही तो निस्संदेह एक तो आपका अनुशासन ठीक नहीं है, और अनुशासन ठीक नहीं है इसलिए रणनीति भी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। तो हमें कई बार ऐसा मौका लगता है, या कई बार ऐसी जरूरत, या कई बार ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, स्वयं को बहुत तेजी से कह सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेट करना होगा, समझाना होगा कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। और ये समझा तभी सकते हैं जब हमारे पास में ठीक तरीके का अनुशासन हो। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान रखने होंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सिविल सेवा के बारे में पहले जानें। आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो आप पहले आईएएस के बारे में जानें। आईएएस क्या है?
क्या जिम्मेदारियां हैं इस पद की। जब आप एक लोक सेवक के तौर पर एक आईएएस बन जाएंगे तो आपको किस प्रकार की जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ सकता है, उसका एक आकलन आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे फिर तो आयोग हमें बता ही देगा कि क्या हमें आईएएस बनना है और क्या करना है आईएएस बन करके। ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए, मान लेते हैं यदि अगर ऐसा हो भी जाए एक पल के लिए कि आप बहुत अव्वल हैं पढ़ने में, बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऐसी हैं, क्वालिटी ऐसी हैं कि नेचुरली आप जो है किसी तरह एग्जाम में बैठते हैं और आप जो है पास हो जाते हैं, लेकिन आपको लोक सेवक के बारे में मालूम नहीं है, तो आप क्या सेवा करेंगे, ट्रेनिंग में कितना सीखेंगे। यानी कुछ चीजें तो हैं जो आपको पहले से ही जानकारी में होनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप सिविल सेवा के बारे में पहले जानें। किसी चीज के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके प्रति हमारा जो अनुशासन है और उसके प्रति जो रणनीति है वो तेजी से बनना शुरू होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई खेल खेलना चाहते हैं, आपको कोई गेम पसंद है, वो गेम कोई भी हो सकता है, हॉकी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आप कोई एक गेम खेलते हैं, सपोज दैट आप जो है हॉकी खेलते हैं, आप हॉकी के प्लेयर हैं, और यहां पर हम ये भी मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल भी फुटबॉल के बारे में नहीं मालूम है, फुटबॉल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसके प्लेयर हैं, स्वाभाविक सी बात है आप इसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये खेलना पसंद क्यों होता है, ये खेल आपको क्यों पसंद होता है, आप इसके पीछे के तर्क को समझें। ये खेल इसीलिए पसंद होता है कि वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे आपको इस खेल की पूरी जानकारी होती है, आपको यह मालूम होता है कि कैसे इस खेल को खेला जाएगा, कैसे इसे जीता जा सकता है। नई नई ट्रिक्स के बारे में आप खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप इसको अपना जीवन बनाने लगते हैं, आप इसके बारे में अत्यधिक सोचने लगते हैं, हारने के बावजूद फिर से जीतने का प्रयास करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता, एक हॉकी के प्लेयर से आप खुद पूछ करके देखिए कि वो मैच हारने के बाद, कभी वो मैच हारता भी होगा ना, वो मैच हारने के बाद क्या बैठ जाता है, अगली बार और अधिक उत्साह के साथ उस मैच को जीतने का प्रयास करता है। हमारी क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हारती है, हारती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हार के बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उनके खिलाड़ियों का जीवन समाप्त हो जाता है, वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं खेलना, ऐसा नहीं है, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी वही चीज है, आपको इसके बारे में भी उत्साह तभी मिलेगा, आपको इसके बारे में भी आपकी जो अनुशासन है तभी बनेगा जब आप इसके बारे में जानते हो कि आईएएस है क्या। आपको लगता है कि एक परीक्षा है जिसके उत्तीर्ण करना है और फिर वो बोरिंग कर देता है आपको। इसलिए सबसे पहला मेरा सुझाव यही है कि आप इसको जानें। जब आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि इस पद तक या इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको परीक्षा के कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, परीक्षा के कुछ चरण। और जब आप इन परीक्षा के कुछ चरणों से गुजरना शुरू करते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि भाई एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो बेसिकली मुख्य परीक्षा में एक भाग जो है आपका लिखित है और एक भाग जो है आपका साक्षात्कार का है। तो ये आपको फेजेस हैं जिनसे होकर के गुजरना है, ये आपको पता चलता है। फिर आपको ये पता चलेगा कि ये एक ऐसा एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसा एग्जाम है जो इस प्रकार से क्वालिफाइंग है कि आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए एप्लीकेबल हो पाए। हालांकि क्वालिफाइंग शब्द यहां पर ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर भी बनती है मेरिट, लेकिन वो मेरिट जो है केवल क्वालिफाइंग होती है, सिर्फ इस चीज को क्वालिफाई करती है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठने योग्य हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो रणनीति है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और जो रणनीति है मुख्य परीक्षा के लिए, यह विशेष तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि बगैर इनके तो आप साक्षात्कार पार नहीं करेंगे और पार नहीं करेंगे तो आप सिविल सेवक नहीं बन पाएंगे। इसलिए इन स्टेप्स को जानना जरूरी होगा। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हर हिस्से के लिए रणनीति होनी चाहिए। अब हर हिस्से का मतलब क्या है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 की अक्सर लोग तैयारी करते हैं, जुटे रहते हैं, पेपर 2 की तैयारी भूल जाते हैं। 2023 ने इस बार चौंका दिया है सबको, तो पेपर 2 की भी तैयारी करिए। मुख्य परीक्षा में भी इसी तरीके से मैंने देखा है कि जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की तैयारी में लोग जुटे रहते हैं, लेकिन निबंध करना भूल जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शनल विषय हैं उनको जो है बाद में पढ़ना शुरू करते हैं,
तो हमें इसके लिए रणनीति बनानी होगी। अब हो सकता है कि इनमें में से तमाम सारी रणनीतियां ऐसी हैं जो एक आइडियल रणनीति अलग हो और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एप्रोप्रिएट रणनीति अलग हो, ये हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, रणनीति में होना चाहिए। आप शुरुआत से करें तैयारी सीसेट की या अंत में करें, यह आपके ऊपर है। एक आइडियल तरीका यह है कि आप शुरुआत से ही डेली बेसिस पे प्रैक्टिस पे नजर रखें और सीसेट की तैयारी करते रहें। लेकिन आपको लगता है कि हम निकाल देंगे, चैलेंजेस आप लेने पसंद करते हैं, तो भाई आपके पास में कितने मौके हैं यूपीएससी के, ये भी आप सोच लो, है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति को चेंज कर सकते हैं, पर रणनीति होनी चाहिए। वैकल्पिक विषय, कई सारे लोग केवल इसलिए वैकल्पिक विषय किसी चीज को चुन लेते हैं क्योंकि उनके साथियों ने उसे चुना होता है, क्योंकि उनके साथी संबंधी जो हैं उन्होंने बताया होता है कि यार ये वाला वैकल्पिक विषय चुनना तो तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा। हर एक व्यक्ति को अपना एग्जाम देना है, किसी दूसरे का नहीं, और किसी दूसरे को भी उसका एग्जाम देना है, अपना एग्जाम उसको खुद का देना है, आपका नहीं। इसलिए वैकल्पिक विषय भी आपका ही होना चाहिए, और ये आप तय करेंगे कि आपका वैकल्पिक विषय क्या हो। परीक्षा की तैयारी में लास्ट में अगर आप सोचोगे कि लास्ट के 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वैकल्पिक विषय के बारे में सोचना शुरू करें, तो यह आपसे एक चूक हो सकती है। मेरी ख्याल से इसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। जिस दिन आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हो, उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा वैकल्पिक विषय लेकर के वर्ष 2024 या वर्ष 2025 की तैयारी में बैठना है। तो वैकल्पिक विषय को भी सतर्कता के साथ आपको लेना चाहिए। इसके अलावा निबंध के लिए बिल्कुल समय निकालें, क्योंकि जैसे आप जीएस के अन्य पेपर देखते हैं, जीएस के जैसे पेपर होते हैं 1, 2, 3 और 4, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये कितने नंबर के होते हैं भाई? 250 अंक के ही तो होते हैं। तो क्या निबंध जो आपका आता है, क्या जो निबंध आपका आता है, क्या ये 200 नंबर का होता है? ये निबंध भी तो 250 नंबर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन विषयों के साथ साथ निबंध के साथ भी न्याय करना होगा, और निबंध प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के निबंध आप नहीं लिख पाएंगे। अब आपको ये सारी चीजें बोझ लगने लगी होंगी कि यार इतनी सारी चीजें करनी है, कैसे करेंगे? वास्तविक रूप में मुख्य परीक्षा पर आपको ध्यान देना है, तो निबंध को आप नहीं छोड़ सकते। कई सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि निबंध के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। कई सारे लोग तो निबंध बिल्कुल तैयार करके नहीं जाते हैं। सोचिए, प्रारंभिक परीक्षा निकाल चुके हैं, मुख्य परीक्षा में बैठ चुके हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 या फिर ऑप्शनल तक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निबंध के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। निबंध के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विगत वर्षों के निबंधों को देखिए, कैसे निबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से उत्तर उसकी उत्तर लेखन की शैली होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जरूर ध्यान दें। और मुख्य परीक्षा को लेकर के तो बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है, पहले प्रारंभिक की तैयारी कर लेंगे, अगर प्रारंभिक क्लियर हुआ तो हम आगे जो है जाकर के तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा की। क्या पता हमारा प्रारंभिक परीक्षा ही क्लियर ना हो तो हम मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारी बेकार हो जाएगी। ये एक प्रकार का नकारात्मक विचार है। बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं कि पहले प्रारंभिक तो निकाल लें, प्रारंभिक निकाल लेंगे जैसे कोई मील का पत्थर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है प्रीलिम निकालने के बाद, कुछ नहीं है प्रीलिम निकालने के बाद। बेसिकली आपको मेंस निकालना होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही आपको मुख्य परीक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर आप लास्ट में सोचते हैं कि हम ध्यान देंगे तो फिर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, यह जरूर है, प्रारंभिक परीक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है, प्रारंभिक परीक्षा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और इस विशेष ध्यान को देने के लिए जब भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, जनरली जैसे 2024 का कैलेंडर आप लोगों को मालूम है, उसकी परीक्षा की तिथि भी मालूम है प्रारंभिक परीक्षा की, तो जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि हो उससे तकरीबन 3 से 3.5 महीने पहले आपको प्री ओरिएंटेड तैयारी ही करनी चाहिए, प्रीलिम ओरिएंटेड तैयारी ही करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पूरे साल भर तैयारी करनी है, तो शुरुआत के 5-6 महीने, फिर बीच के 2-3 महीने और फिर लास्ट के जो बचे हुए महीने हैं, इसमें आप मेंस और बीच में प्री, और यहां पर प्री और मेंस दोनों की तैयारी होनी चाहिए। यह प्रक्रिया अपनानी, यानी शुरुआत में प्रारंभिक मुख्य एक साथ, और फिर बीच में प्रारंभिक और फिर लास्ट में सिर्फ मुख्य, ऐसे चलेगा।
ये पैटर्न अगर आप बनाते हो तो मेरे ख्याल से आपको ठीक तरीके से चीजें देखने को मिल जाएंगी। और ये सारे पैटर्न आपको बने बनाए मिलेंगे। इस तरीके की तैयारी जो है आपको कराने के लिए हमारा पूरा जो टीम है वो तैयार रहता है, और वो आपको मिलेगा P2I बैच में। P2I बैच मॉर्निंग शुरू हो चुका है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। PTI का मतलब मॉर्निंग, P2I का मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। और ये मॉर्निंग का एक बैच शुरू हो चुका है 8 बजे से। 11 अगस्त से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है। बात यह है कि हम इसके आगे की जो चीज है वो भी आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यूपीएससी निकालना कठिन क्यों है? क्या रीजन है कि यूपीएससी आसानी से लोगों से नहीं निकलता? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी निकालना कठिन क्यों है, तो आप इसके सिलेबस को दोष दे देंगे। पाठ्यक्रम जिसको कह सकते हैं, पाठ्यक्रम जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है। आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर यही देंगे। कुछ लोग ये आंसर दे रहे होंगे कि एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया का मतलब प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा में लिखित है, और फिर उसके बाद साक्षात्कार है। यदि गलती से भी चूक हो गई, गलती से भी मिस्टेक हो गया, तो 1.5 साल खराब। 1.5 साल क्या हो जाएंगे आपके? खराब हो जाएंगे। एक बार अगर आपसे चूक हुई तो 1.5 साल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि अगला मौका, अगला बार आपको फाइनली 1.5 साल और देना पड़ेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है। कई लोग इसलिए इसको दोषी मानते हैं। वास्तविक कारण इसको निकालने के कठिन होने का ये नहीं है जो मैंने यहां पर लिखा है या जो आपके मन में विचार आते हैं। वास्तविक कारण है कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। यूपीएससी कठिन है निकालना, यह बात सही है, लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है। मैं देखता हूं कि कई सारे लोगों के अंदर व्यावहारिक रूप से अधिकारी बनने के गुण नहीं होते। अधिकारी बनने के गुण विकसित करें। अगर आपके मन में यह चीज नहीं है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप आईएएस या आईपीएस के बारे में पहले जानें, सिविल सेवा के बारे में पहले जानें कि सिविल सेवा है क्या। अनुशासन यहीं से आता है। आपका लाइफस्टाइल कई बार ऐसा होता है जो आपको अनुशासित नहीं रहने देता। जब मर्जी आ रही है तब पढ़ ले रहे हैं, जहां से मर्जी आ रही पढ़ ले रहे हैं, खूब सारी किताबें इकट्ठी कर ले रहे हैं, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, या जरूरत से ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, सारी चीजें पढ़े जा रहे हैं। तो आपका जो लाइफस्टाइल है ना, उसको भी सही करना होगा। भाषा आपकी ठीक नहीं है, आप लोगों से बात सही से नहीं करते हैं, एरोगेंट हैं आप बहुत ज्यादा, या फिर हद से ज्यादा पोलाइट, मतलब सारी चीजें। तो आपको अपने इस आचार व्यवहार को भी बदलना होगा धीरे धीरे इसी 1.5 साल में। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप परीक्षा पास कर लेंगे, उसके बाद अगले दिन से आप जस्ट अधिकारी बन जाएंगे। भाई, अधिकारी बनने के लिए वहां ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बात सही है, लेकिन उस ट्रेनिंग में पहुंचने के लिए भी तो आपके अंदर वो गुण होने चाहिए ना। वो गुण आप ला सकते हैं अपने व्यक्तित्व में निखार ला करके, अपने लाइफस्टाइल को बदल करके। किसी प्रकार का लाइफस्टाइल है लोगों का, और यूपीएससी के एग्जाम को हल्के में लेकर के केवल फॉर्म भर देते हैं। तो इसको चेंज करना होगा। पढ़ने की आदत डालनी होगी। बहुत सारे लोग पढ़ने से कतराते हैं, लेकिन यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। भाई, अगर आप पढ़ने से कतराते हैं तो यूपीएससी क्लियर हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? यह बात सही है कि इसका सिलेबस बड़ा है, यह बात सही है कि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, बात सही है कि एक बार चूक गए तो 1.5 साल खराब होगा, लेकिन यह तो सही है ना, इसमें गलत है ही नहीं कुछ। इसको आप बदल ही नहीं सकते, इसको आप परिवर्तित ही नहीं कर सकते कि हम यूपीएससी का एग्जाम तब देंगे जब इसका सिलेबस थोड़ा छोटा हो जाए। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी मेरे बस की बात नहीं है। तो ये बात सही है, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप कुछ दूसरी चीजों की तैयारी कर सकते हैं, और इसमें कोई ओछापन या कोई छोटापन महसूस नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता मालूम होनी चाहिए और उस क्षमता के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि ये हमारी क्षमता के बाहर है तो इस तैयारी को ना करे, वो कोई दूसरी तैयारी कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पढ़ने की आदत तो आपको डालनी पड़ेगी, किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। किताबें
किताबें पढ़िए, ये जरूरी है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न बच्चे पूछते हैं हम लोगों से, मैं जब पढ़ाता हूं पेड बैचेज में भी, यूट्यूब पर भी, या फिर हमारे सोशल मीडिया से भी कुछ लोग जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़े हैं, तो वहां पर भी बच्चे अक्सर प्रश्न पूछ देते हैं, सर वो जितना आपने पढ़ाया उतना सफिशिएंट है ना, उतने से निकल जाएगा ना। ये प्रश्न मन में आने का अर्थ ही ये है कि अभी आप अनुशासित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर यूपीएससी का भी मेंबर यहां खड़े होकर के ये बोल दे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इतने से ही एग्जाम में आएगा, ये थोड़ा मतलब एक हो सकता है कि ऐसा संभव हो, परंतु ऐसा ही संभव है, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप अपने टीचर से ये क्वेश्चन ही बार बार कर रहे हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं बस उतना सफिशिएंट है, जो हम कर रहे हैं उतना ही सफिशिएंट है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट होगा मुझे, क्योंकि आप कहां हैं उसमें, इसमें तो हम शामिल हैं, मैं शामिल हूं, आप कहां शामिल हैं, आपने किताबें क्या पढ़ी। हाँ, ये हो सकता है कि पहले जो चीज कराई जा रही है उतना तो कर लें, कुछ होती हैं चीजें बेसिक्स, उसको करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या छोड़िए एनसीईआरटी को, आपको कोई भी किताब, कोई भी किताब जो आपको लगता है कि ये भाषा सरल है, इसको हम पढ़ करके इसमें आधारभूत संरचना जो है इसकी हम समझ सकते हैं, तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो वो पहले हमारे जो यूट्यूब के लेक्चर है वो देख ले एक बार, उसके बाद जिस किताब की मर्जी है उस किताब को वो पढ़े, जिस किताब की मर्जी है। भाई आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, एक बेसिक तैयारी कर लीजिए, उसके बाद किताबें पढ़नी होंगी। अब कोई मुझसे ये कहे कि सर केवल स्पेक्ट्रम पढ़ लें और उससे यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो मैं इसका सटीक जवाब कैसे दे पाऊंगा। सर केवल विपिन चंद्रा पढ़ लें, उससे हमारा यूपीएससी के जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं कैसे दावा कर सकता हूं। सर केवल एनसीईआरटी पढ़ने से निकल आएगा क्या, ये मैं दावा कैसे कर सकता हूं। और ये दावे वाले प्रश्न बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इसका मतलब आप ये सोचना शुरू कर रहे हैं कि यार कि ज्यादा ना पढ़ना पड़े, बस सर हमको कोई एक ऐसी किताब बता दें जिसको हम पढ़ लें, उसके बाद यूपीएससी क्लियर हो जाए। इसका मतलब आप पढ़ने से कतरा रहे हैं। पढ़ने से नहीं कतराना है, पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी, आपको लगता है कि आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे उसके बाद पढ़ाई रुक जाएगी आपकी, उसके बाद और बड़ी मात्रा में आपकी पढ़ाई शुरू होगी और अधिक चुनौतियों के साथ, और वही आदत नहीं होगी आपके अंदर, तो आप अधिकारी कैसे बनेंगे। तो पढ़ने की आदत विकसित करिए। अच्छा, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट की किताबें ही जरूरी नहीं है, दूसरी भी आप नोवेल पढ़िए, नोवेल, ठीक है, दूसरे साहित्य पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, पढ़ने की आदत विकसित कीजिए। धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, पढ़ने की आदत विकसित करनी होगी। तमाम सारे जो विचारक हैं उनको पढ़िए, विचारक इनको पढ़िए, ये अनुशासन सिखाएंगे आपको। ये किताबें पढ़ने की आदत जो है डालनी होगी। शुरुआत में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, एकदम से मत शुरू करिए, धीरे धीरे करके किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, पर डालिए। इसके अलावा इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना होगा। इंटरनेट आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, वरदान। यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं इसमें, इतनी सारी, तमाम सारे आपको लिंक ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन, यूपीएससी की खुद की जो वेबसाइट है वो भी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल है। उससे सही सिलेबस की जानकारी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जानकारी मिलेगी, एग्जाम कैलेंडर की जानकारी मिलेगी, सब विधिवत तैयारी के लिए जरूरी है ना। तमाम सारी लिंक्स हैं, तमाम सारी योजनाएं हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, तमाम सारी जो खबरें जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, तमाम सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज की वेबसाइट्स हैं या न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स हैं जो आपको सही तरीके से यूपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नाम लेना चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसमें एक अलग से सेक्शन आता है यूपीएससी का, यूपीएससी सेक्शन ही अलग है, उसमें यूपीएससी के क्विजेस दिए जाते हैं, यूपीएससी के कंटेंट मटेरियल्स दिए जाते हैं कि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। तो बहुत सहायक है। द हिंदू को ले सकते हैं इसी तरीके से। तो ऐसे तमाम सारे जो है, आपको योजना किताब है, एक किताब है योजना, इसको आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। मतलब तमाम तरीके की चीजें हैं जो आपको यहां पर देखनी होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। कई सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएटिंग एटीट्यूड की तरफ आते हैं।
या प्रॉब्लम में फंस जाने वाले एटीट्यूड की तरफ आते हैं। आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सेवक हैं। सेवक का काम है सेवा करना, और सेवा करने में समस्याएं जो होती हैं उसी को तो दूर करना होता है। अब बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर हम गांव में रहते हैं, सर हम गांव में रहते हैं, कैसे करें तैयारी? शहर वालों के पास तो बहुत संसाधन है, वो कर लेते हैं तैयारी। सर मेरे पास पैसे की कमी है, कैसे करें तैयारी? जिनके पास पैसा है सर वो तो महंगी महंगी किताबें, महंगी महंगी शहर में जा करके और महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ करके निकाल लेते हैं। सर हमारे पास तो पैसा होता तो हम भी निकाल लेते। एक्सक्यूजेस। गांव में रहते हैं, पैसे नहीं हैं। सर हम हिंदी बोलते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है। हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं सर, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। ये सब प्रॉब्लम जो आप ले रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए आपके पास में। आप कभी सोचिए कि क्या ऐसा भारत में कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं है जो गांव में रहता रहा हो और वो बना हो? या सारे शहरी ही आईएएस ऑफिसर बनते हैं? क्या सारे शहरी ही यूपीएससी निकालते हैं? क्या जिनके जेब में पैसा है केवल वही यूपीएससी निकालते हैं? क्या इंग्लिश मीडियम ही केवल आज तक पास होता है, या हिंदी मीडियम का एक भी सिलेक्शन है ही नहीं? वो एक अलग बात है कि फर्स्ट रैंक नहीं है, कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा पास नहीं हुआ एक भी बार, हर बार पास होते हैं। अब तो रिजल्ट और अच्छे आने शुरू हो चुके हैं। सर हिंदी का कंटेंट नहीं अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है सही तरीके का, इंग्लिश के कंटेंट ज्यादा अच्छे हमको मार्केट में दिख जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है? एक्सक्यूजेस हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। और इन सब चीजों आप अपने गांव, गरीबी, भाषा और जो उपलब्धता है आपके पास में, विषय की जो कमी है उसकी अनुपलब्धता जिसको कह सकते हैं, उन सब से आपको ही उबरना है। यूपीएससी का इससे कोई कंसर्न नहीं है भाई। और जो इन चीजों से उभर करके आगे जाएगा वो ही यूपीएससी अधिकारी बनेगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड। सुझाव है कि आप अपने अध्यापक खुद बने। सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत बहुत बार आपको पड़ेगी, निस्संदेह पड़ेगी, बहुत बार पड़ेगी। हर समय आपको एक मेंटोर, हर समय आपको एक मोटिवेटर, हर समय आपको एक गाइड नहीं मिल सकता है। कई जगहों पर आप अकेले खड़े होंगे। उस समय आप अपने मोटिवेटर, आप अपने मेंटोर, आप अपने गाइड होंगे, आप अपने टीचर होंगे। आप अपने आप को पढ़ाइए, आप तैयारी कीजिए, आप अपने क्वेश्चंस खुद बनाइए। ये मैं एक बहुत स्पेशल बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग जब मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। ये संभावना भी आप तलाशें, और ये संभावना भी थोड़ी मतलब ऐसी नहीं, इनएप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी प्रश्न बना ले रहे हैं। यूपीएससी लेवल का प्रश्न बनाने की योग्यता आपके अंदर आनी चाहिए। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे विकसित होगी, डे फर्स्ट से नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। आपके अंदर वो गुण आ जाए कि आप प्रश्नों से प्रश्न बनाएं। डिपेंड ना रहे कि टीचर या फिर जो हमारा एजुकेटर है या फिर हमारे मेंटोर जो है, जो हमारे जो टीम कमिटमेंट कर रही है, वो जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा दिया। अब प्लासी का युद्ध पढ़ा दिया है तो आपके मन में विचार होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध से किस प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में और किस प्रकार के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें टीचर आपको योगदान देगा, लेकिन आपके अंदर भी तो ये समझ विकसित होनी चाहिए कि जो टीचर ने क्वेश्चन बता दिया बस वही क्वेश्चन अगर आ गया यूपीएससी में तो लिख पाएंगे, नहीं दूसरा आ गया तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो आपको खुद का अध्यापक भी बनना पड़ेगा। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब कामों को आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर प्रतिबद्धता हो और इन सब चीजों को करने के प्रति समर्पण हो। प्रतिबद्धता और समर्पण नहीं है तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। फलाने के बर्थडे में जाना है हमको, ढिकाने की शादी है, ये एटीट्यूड से थोड़ा सा बचना होगा भाई। 1.5 साल ही तो, अगर आप किसी की शादी में नहीं जाएंगे, किसी के बर्थडे में 1 साल नहीं जाएंगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी। हालांकि मैं आपको सोशली दूर होने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप सोशली दूर हो जाइए, लेकिन आए दिन आप बर्थडे अटेंड कर रहे हैं, आए दिन आप शादी अटेंड करना जरूरी है क्या? बहुत समय बर्बाद होता है इसमें।
एक एक दिन आपके लिए कीमती है, 1.5 साल में एक एक दिन कीमती है। लेकिन इस एक एक दिन में ऐसा भी ना हो कि आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएं। सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो लोक से ही अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो लोक सेवक बनेंगे कैसे? अचानक से एक दिन। लोगों से अटैच रहना है, लेकिन अपने समय को बर्बाद भी नहीं होने देना है, बचाना है समय को बर्बाद होने से। कई सारे लोगों को लगता है यार फलाने की शादी में अगर हम सोचो नहीं गए, इतना निकट का संबंध है हमारा उनके साथ में, हमारे घर का ही मामला है, अगर उनकी शादी में नहीं गए तो कल को हमारी शादी में कौन आएगा? अरे यही सबसे बड़ा भ्रम है। जिस दिन तुम ऑफिसर बन जाओगे, तुम्हारी शादी में वो लोग आने के लिए तैयार रहेंगे जिनको तुम जानते भी नहीं हो, बस केवल गलती से उनके पास बुलावा चला जाए दौड़ते हुए आएंगे आपकी शादी में। तो इस बात की तो चिंता करना ही नहीं। आपके बर्थडे में कोई नहीं आएगा, या आपकी शादी में कोई आगे नहीं आएगा, या आपके घर के कार्यक्रम में कोई नहीं आगे आएगा। हाँ, नहीं आएगा यदि अगर आप सफल नहीं होंगे तो सफल होइए। सफल होने के लिए त्याग करिए, त्याग करने के लिए तैयार रहिए, समर्पण करने के लिए तैयार रहिए, प्रतिबद्धता के लिए तैयार रहिए, समयबद्धता के लिए तैयार रहिए, तब जाके आपका यूपीएससी क्लियर होगा। तो आई होप कि ये जो अनुशासन की बातें मैंने आज आपको बताई हैं, इस अनुशासन को आप सीखेंगे, और अगर इस अनुशासन को अगर आप सीख जाते हैं तो निस्संदेह आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के काफी करीब पहुंच चुके होंगे। एक बार जाने से पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि यह अनुशासन बनाने की प्रैक्टिस भी हम आपको कराने में मदद करते हैं, और हमारा जो ये P2I बैच है ये इन्हीं प्रकार के अनुशासन से युक्त है। समय पर क्लासेस मिलना, समय पर मेंटरशिप प्रोग्राम आपको देना, समय पर आपसे चर्चा करना, आप कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ाई के अतिरिक्त भी आपको सहायता प्रदान करना, आपके विषय के प्रति, आपके उद्देश्य लक्ष्य के प्रति मोटिवेट करना, आपको पढ़ाई में सहायक पुस्तकें प्रदान करना, पढ़ाई से संबंधित एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना, ये सारी चीजों की खूबियां इस P2I बैच में उपलब्ध हैं। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से बैच 11 अगस्त से शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आप इस कोर्स में एकमात्र कोड इस्तेमाल करेंगे, विरद लाइव। मैंने देखा है कि मेरे ऐसे तमाम सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 32,000 का कोर्स खरीद लिया है। क्यों ज्यादा पैसे बर्बाद कर रहे हो भाई? क्यों इधर उधर के कोड लगा रहे हैं? आप कोई भी कोड ना लगाएं, सिर्फ एक कोड लगाएं, विरद लाइव। इससे अधिकतम से अधिकतम जो डिस्काउंट है और न्यूनतम से न्यूनतम जो शुल्क है वो आपको उपलब्ध हो पाएगा। बहुत सारे लोग, कई सारे लोग एडमिशन लेने के बाद इनवॉइस भेजते हैं मुझे टेलीग्राम वगैरह पे या फिर ईमेल आईडी वगैरह पे। मैं देखता हूं कि उसमें विरद लाइव कोड उन्होंने नहीं लगाया और 30-32 हज़ार का कोर्स खरीदा है। किसी ने 31,000 का, किसी ने 32,000 का, कुछ ने तो 35,000 तक का कोर्स खरीदा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोड का इस्तेमाल करें और आपको अधिकतम शुल्क का, और एडमिशन लेने से पहले एक बार मुझसे चर्चा जरूर कर लें, बात जरूर कर लें। बात करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम virad.dube ये खोज सकते हैं आप टेलीग्राम पे, या फिर आप टेलीग्राम के लिंक को समझना चाहते हैं तो t.me करके आता है ना, t.me/viraddubai, विरद दुबे 01, इससे सर्च कर लिए। या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप इंस्टाग्राम से जुड़िए। इंस्टाग्राम में आप हमें डायरेक्ट virad.dube के नाम से खोज पाएंगे आसानी से। ठीक है, आप आसानी से हमें खोज पाएंगे। एडमिशन लेने से पहले आप मुझसे बात कर लीजिए, या फिर मतलब चैटिंग पे डिस्कशन कर सकते हैं, और एडमिशन लेने के बाद भी मुझे बता दीजिए, जिससे कि आपके कोर्स को आसानी से जो है वो क्या किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके, शुरुआत किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब अनुशासित रहेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, और आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में भी जुड़िए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।